अमन बैठकर सोच रहा होता और उसके मन में बस यही चल रहा होता कि टोक्यो मिलिट्री रीजन यहाँ पर आए और इस ज़ॉम्बी क्राइसिस को सॉल्व कर दे ताकि वो चैन से जी सके। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है। उसे याद आता है कि जब अर्जुन यहाँ से जा रहा था उसने अमन को ऑफर दिया था कि वो टोक्यो मिलिट्री रीजन में वहाँ पर आए और रहे। और तभी अमन के दिमाग में ख्याल आता, वो खड़ा हो जाता और सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि वो क्या कहना चाहता था कि अगर यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो भी जाती है तब भी तुम वहाँ पर आकर रह सकते हो। अमन वहाँ जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर उन्हें मिसाइल्स का यूज करना पड़ेगा पूरे शहर को फ्लैट करने के लिए, तब अमन का भागने का इकलौता रास्ता होगा टोक्यो शहर, जहाँ पर उसे पहले ही ऑफर मिल चुका है आने का। अमन सोचता है कि मुझे पता है कि हमारा शेल्टर जो ये मेंशन है वो बॉम्ब और मिसाइल प्रूफ है, लेकिन अगर टोक्यो मिलिट्री रीजन को पूरे शहर को साफ करना होगा तो अटैक बहुत ही लार्ज स्केल पर होगा और उस टाइम पर शायद ये मेंशन अपनी मजबूती बरकरार न रख पाए और शायद टूट जाए, और वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। अभी के लिए मैं इस चीज पर ध्यान दूं कि ज़ॉम्बी क्राइसिस को सॉल्व कैसे करना है, वही मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन अमन को बिल्कुल नहीं पता था, ये पहली बार उसे पता नहीं था कि इसे सॉल्व कैसे करना है। और अमन को टेंशन में देखकर बाकी सब भी टेंशन में आ गए थे कि हम क्या करें। उन सब के मन में यही डर था कि बस एक यही सिचुएशन उनकी जिंदगी में ना आए और यही सिचुएशन उनके सामने आकर खड़ी हो गई है और अब किसी को नहीं पता कि क्या करना है। अमन बार बार सोचता है क्या कर सकते हैं, कहाँ से हम इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सब अपने अपने थॉट्स बताते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या काम कर सकता है। और तभी डॉक्टर बोलती है कि एक बात तो हमें पक्का पता है कि ज़ॉम्बी और ये चूहे अंडरग्राउंड सबवे टनल्स में है और हो सकता है उन्होंने पूरे सबवे सिस्टम पर कब्जा कर लिया हो। तो इस टाइम पर हमारी मैन पावर बहुत ज्यादा कम है, हमारी टीम में सिर्फ 10 लोग हैं, तो इस टाइम पर उनसे जाकर लड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले ज़ॉम्बी किंग को ढूंढना होगा, लेकिन उसे ढूंढे कैसे। और इसी चिंता में वो अमन से बात कर रही थी और उसके कंधे पर सर रखती है। उसे ऐसा करना पसंद है, जब भी वो मुश्किल में होती है वो ऐसा ही करती है। अब हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर आए और वो कुछ ऐसा कमाल कर दे जिससे ये सारी चीजों को सॉल्व कर दे और तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। अमन भी अपने मन में सोचता है अगर सारे मिलिट्री बेसिस मिल भी जाए तब भी हम बहुत ही लार्ज स्केल पर सोल्जर्स को डिस्पैच नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक टेम्परेरी टीम से, हम इस चीज में एक्सपर्ट नहीं है। अमन कहता है कि मुझे डर इस बात से नहीं है कि हमारे सामने बहुत सारे दुश्मन है, हमें डर इस वजह से लग रहा है क्योंकि हम अननोन से भिड़ने के लिए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है आखिरकार ज़ॉम्बी किंग है क्या वो कोई वायरस है जो म्यूटेट करता है और आगे इंटेलिजेंस को प्रोड्यूस करता है, या फिर कोई अजीब सा ट्विस्टेड इंसान है। वो डॉक्टर को कहता है अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो है क्या, तो उसे मारने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। बीच में हिमांशु भी अपने मन की बात बोलता है और वो कहता है कि इस चीज से एक बात तो क्लियर हो गई है कि पांचों मेजर आर्मी बेसिस में से इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जो नुकसान उनका हुआ है वो बहुत बड़ा है। लेकिन तभी निधि बोलती है कि अब भी हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि इस चीज में उनका कोई हाथ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेस्ट आर्मी बेस, वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे इंसानों के ऊपर ताकि उन्हें म्यूटेंट बनाया जा सके, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स और सारे आर्मी बेसिस में भी हुए थे और हो सकता है कि इसी वजह से ज़ॉम्बी टाइड की शुरुआत हुई हो। और जहाँ तक हमें याद है जब अमन पहली बार वेस्ट आर्मी बेस के अंदर गया था उसे तबाह करने के बाद उसे कुछ महसूस हुआ था और शायद वहीं से ज़ॉम्बी की शुरुआत हुई हो। जैसे ही ग्लोबल फ्रीज शुरू हुआ था हर एक आर्मी बेस अपनी मैन पावर को बढ़ाने के लिए एक्सपेरिमेंट का यूज करता था। वेस्ट आर्मी बेस पर म्यूटेंट एक्सपेरिमेंट हुआ था, ईस्ट आर्मी बेस में स्टिमुलेंट्स का यूज होता था जो इंजेक्शन की तरह लगाते थे और सुपर पावरफुल बन जाते थे। स्नो वर्शिप सेक्ट में अलग चीज का यूज होता था, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। लेकिन इसी के साथ निधि कहती है कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है, हम बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते और ना ही कुछ प्रूव कर सकते हैं। ज़ॉम्बीज का आना बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई एक और आर्मी बेस यहाँ पर आया है और उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ रहा है और एकदम से हमला कर रहा है। अमन ये सारी बातें सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है आखिरकार ज़ॉम्बी किंग है कौन और वो इतना वियर्ड बिहेव क्यों करता है। आखिरकार ये है कौन जो पर्दे के पीछे रहकर हर किसी को कंट्रोल करता है। अगर वो इस शहर का राजा बनना चाहता और सारे आर्मी बेसिस को हराना चाहता तो शायद अब तक कर चुका होता, क्योंकि उसके पास इतने सारे म्यूटेंट है। अगर उसने पूरी सबवे टनल को भर रखा है ज़ॉम्बीज से तो वहाँ पर कम से कम लाखों करोड़ों ज़ॉम्बीज होंगे और उसकी मदद से वो सबको हरा सकता है। लेकिन अभी तक उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर वो कोई ऐसी डेड बॉडी थी जिसमें किसी वायरस की वजह से म्यूटेशन हुई और वो ज़ॉम्बी बन गया और उसने और ज़ॉम्बीज को पैदा किया, तो वो सिर्फ 5 मेजर आर्मी बेसिस पर ही हमला क्यों कर रहा है। और उसे कैसे पता था कि शहर के 5 अलग अलग कोनों में अलग अलग आर्मी बेसिस है और वहीं पर अटैक करना है। और ये चीज अमन के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग थी, या तो इंसान की तरह बिहेव करे या ना करे। ऐसा लग रहा था वो इंसान तो है लेकिन कोई मंदबुद्धि इंसान है। सोचने के बाद, कंफ्यूज होने के बाद, इरिटेट फ्रस्ट्रेट होने के बाद अमन इस कंक्लूजन पर आता है कि अभी के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। अभी के लिए देखते हैं कि टोक्यो मिलिट्री रीजन से जो इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी वो क्या करती है। आखिरकार उनके पास पावरफुल म्यूटेंट्स है, टीम एक्सपीरियंस है, हाई मिलिट्री ग्रेड वेपन्स है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है। तो देखते हैं कि वो क्या करेंगे। आखिरकार वो कुछ
तो अचीव कर ही सकते हैं, आखिरकार वो टोक्यो मिलिट्री रीजन से आए हैं। अमन एक टेम्परेरी प्लान बनाता है, उन्हें सब कुछ करने देते हैं। अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं और हम अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं, तभी मेरी डबल डोर पावर्स की वजह से हम वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। हमें जिंदा रहने में तो कोई खतरा नहीं होगा। स्नोवरशिप सेक्ट के हेडक्वार्टर में हाई प्रीस्ट वैशाली वापस आ गई थी मीटिंग से, और जैसे ही वो अंदर घुसती है वो देखती है कि स्नोवरशिप सेक्ट की लीडर सोनाली हमेशा की तरह पूजा कर रही थी। वो उसके पास जाती है और थोड़ी दूर खड़ी होती है और पूजा खत्म करने के बाद पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि वैशाली के मन में पहली बार डर था और बेचैनी थी। उसका चेहरा ऐसे लग रहा था उसने कोई कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल देख लिया था। वो उससे पूछती है कि जब तुम वहाँ पर गई थी तो तुम्हें क्या दिखा। वो उसे बताती है कि टोक्यो मिलिट्री रीजन ने एक बहुत ही पावरफुल टीम यहाँ पर भेजी है, और तो वो उसे बताती है कि उनके पास कितनी कमाल की पावर हो, हजारों ज़ॉम्बीज को बस एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं। और ये सुनकर वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका स्नो वर्शिप सेक्ट इतने दिनों से ज़ॉम्बी से परेशान और वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतनी ज्यादा पावर और इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स होने के बाद भी उनके पास ऐसा कोई म्यूटेंट नहीं था। सोनाली उससे पूछती है टोक्यो मिलिट्री रीजन क्या वो यहाँ पर आएगा तो हमें फर्क पड़ेगा। और इस सवाल का जवाब देते हुए वैशाली कहती है कि हमारे शहर से बाकी सारे एरियाज को भी इफेक्ट पड़ रहा है और उन सबको डर लग रहा है कि कहीं ज़ॉम्बी उनके शहर में ना आ जाए, तो अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हम पर भी असर जरूर पड़ेगा। और तो और अर्जुन ने हमें एक वार्निंग भी दी थी, अगर ये सारे ज़ॉम्बीज का किस्सा जल्दी खत्म नहीं होता और हमको इलाज नहीं ढूंढ पाते हैं तो टोक्यो मिलिट्री रीजन आखिरी स्टेप लेगा। और इसके बाद वैशाली कहती है कि हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और ये सुनकर सोनाली कहती है कि सिर्फ हम इस चिंता में नहीं है, अमन, हिमांशी, रोहन, साहिल सब लोग इसी चिंता में है, क्योंकि आखिरकार वार्निंग तो उन्हें भी मिली है और वो भी ये नहीं चाहेंगे कि उन्होंने इतने दिनों से जो मेहनत करके सारी चीजें जोड़ी है, इकट्ठा की है, जो रिसोर्सेज इकट्ठे किए हैं, वो एक चुटकी में चले जाए। अर्जुन और उसकी टीम अमन के घर से निकलती है और वो अपनी काली जीप में बैठकर ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए अलग अलग जगह जा रही थी। अब उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन थी जो भी उन्हें चाहिए थी। अब बस उन्हें कंफर्म करना था जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है क्या वो सच है या झूठ है। सबसे पहली डेस्टिनेशन थी जहाँ पर अमन ने सारे पानी को सबवे टनल में डाला था और उसे फ्रीज कर दिया था। वो सब वहाँ पर पहुँचते और देखते हैं कि सबवे टनल की एंट्रेंस जमी हुई थी। उसकी वाइस कैप्टन वहाँ पर जाती है और देखती है और सब कुछ इंस्पेक्ट करने के बाद अर्जुन को बताती है कि बहुत सारा सी वाटर यहाँ पर डाला गया था और उसे जमा दिया गया था, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड हुआ और जमीन में क्रैक आ गए। अर्जुन अपनी कार के सामने खड़ा था अपने आर्म्स को क्रॉस करके और वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि अमन ने जो भी कहा था वो सारा सच था। अर्जुन अपनी आंखें बंद करता है और इमेजिन करता है कि अमन ने ये सब कैसे किया होगा। और जब ये सब इमेजिन कर रहा था वो बहुत ज्यादा खुश था और हैरान था कि अमन ये भी कर सकता है। और कबीर वहाँ पर खड़ा था, वो अमन की तारीफ सुनकर कहता है बॉस आपको ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन मेथड है और ऐसा कोई भी कर सकता है। तो सच में क्या आपको उसकी तारीफ करने की जरूरत है? अगर मेरे पास भी स्पेस की पावर होती तो मुझे पता था ही मुझे कुछ यूज करना पड़ेगा जिससे मैं सबवे टनल को ब्लॉक कर सकूं, लेकिन उसने सिर्फ ये किया है कि अपनी प्यास बुझाने के लिए जहर पी लिया है। उसने बस टेम्परेरी मुसीबत को रोक दिया है, खत्म तो नहीं किया। तो इस चीज का फायदा ही क्या हुआ? तभी वाइस कैप्टन कहती है कि उनका कोई ना कोई मकसद जरूर था अमन की तारीफ करने के पीछे। और हमेशा अपने दिमाग को गर्म मत रखो, कभी तो अपने दिमाग का भी यूज करो। अगर तुम हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते रहोगे तो कभी एक अच्छी टीम नहीं बना पाओगे। और दूसरों की पावर्स को समझना और उनकी तारीफ करना जरूरी है। और ये सुनकर कबीर कहता है कि मैं उसे नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अगर मैं यहाँ पर होता तो अंडरग्राउंड पैसेज में जितने भी ज़ॉम्बीज़ थे मैं सबको खुद ही खत्म कर देता। अर्जुन अथॉरिटी के साथ वहाँ पर खड़ा है और उससे पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम सारे ज़ॉम्बीज़ को हरा देते? और कबीर कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, आखिरकार मेरी पावर्स बनी ही इस चीज के लिए है, अटैक के लिए। अर्जुन उसे कहता है कि तुम्हें अपनी पावर्स के बारे में पता है, अपनी टीम की पावर के बारे में पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ज़ॉम्बी किंग की पावर क्या है? और ये सुनकर कबीर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि जहाँ तक हमें इन्फॉर्मेशन मिली है हमें बस ये पता है कि अंडरग्राउंड टनल में ब्रॉन्ज कलर का ज़ॉम्बीज है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज है वैसे, लेकिन अमन जो सबवे टनल में इतने अंदर तक गया उसने भी कभी ज़ॉम्बी किंग को नहीं देखा, तो आखिरकार मुझे उसकी पावर्स के बारे में कैसे पता होगा? और ये तो छोड़ ही दो कि वो कितना पावरफुल है, कितना कमजोर है, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ? और तभी अर्जुन कहता है कि ये सारी बातें अमन और उसकी टीम को भी नहीं पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सारा रिस्क लेकर अंडरग्राउंड टनल में जाकर 0 कैजुअलिटीज और 0 इंजर्ड इंसान के साथ सारे ज़ॉम्बीज को रोक दिया। सिर्फ अपनी पावर्स को लेकर ऑब्सेस्ड मत रहो, आखिरकार असली स्ट्रेंथ इस चीज में है कि तुम अपनी पावर्स को यूज कैसे करते हो। अमन की पावर कॉम्बैट के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग का यूज करके ये सब किया है। अर्जुन जमीन की तरफ देखता है और सोचता है कि अगर हम इस सबवे लाइन की तरफ जाएंगे तो हमें ट्रांसफर स्टेशन मिलेगा और उससे थोड़ी आगे जाकर
स्नो वर्शिप सेक्ट का एरिया है। लेकिन कबीर अभी भी पिछली बात पर ही अटका हुआ था और उसके चेहरे पर अब भी थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन थी और वो कहता है तो क्या हुआ अगर उसके पास दिमाग है तो अगर हमारी टीम में कोई भी नया मेंबर आएगा तो स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट होना चाहिए, उसके पास अच्छी और ताकतवर पावर्स होनी चाहिए। हमारे पास वैसे ही बहुत लोग हैं बैग उठाने के लिए। और ये देखकर अर्जुन स्माइल करता है और उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि कबीर का बिहेवियर हमेशा से ऐसा ही था। लेकिन जब से उसकी बीमारी सामने आई है तब से उसका बिहेवियर कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है और सबको पता था कि वो ऐसा क्यों करता था। वो ऐसा इसलिए करता था ताकि अर्जुन खुश रहे, हंसता रहे और कम स्ट्रेस में रहे। तभी अर्जुन हंसते हुए कार की तरफ जाता और कहता है चलो देखते हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ अटैक कैसे करते हैं और बाकी सारे आर्मी बेसिस पर लोग क्या कर रहे हैं, क्या वो हमारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। और वो जाकर कार में बैठ जाता है। वो सब अर्जुन और उसकी वाइस कैप्टन बिल्कुल सेम उम्र के थे, 40+ और उसकी वाइस कैप्टन उससे पूछती है क्या वह हमें कहाँ जाना है और वो कहता है चलो पहले ईस्ट आर्मी बेस की तरफ जाते हैं। और वो ईस्ट आर्मी बेस की तरफ चले जाते हैं और तब तक बाकी तीनों बेसिस भी बहुत ज्यादा बिजी थे क्योंकि सरफेस पर उनके बहुत सारे रिसोर्सेज थे और उनका जितना भी सामान था वो सारे वेयर हाउसेज में था। और जैसा कि अर्जुन ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि सारे जो भी नॉन फाइटर्स है उन्हें अंडरग्राउंड बेस में पहुंचा दो ताकि कैजुअलिटीज कम से कम हो और जितने ज्यादा लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में होंगे उतने ही कम ज़ॉम्बीज वहां पर आएंगे। लेकिन ये सब कहना आसान था और करना मुश्किल था क्योंकि सारा सामान वेयर हाउस में था तो उसे भी अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुंचाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अगर वो सामान नीचे तक नहीं पहुंचाएंगे तो वो जिंदा कैसे रहेंगे। जब तीनों आर्मी बेसिस के लीडर वापस अपने बेस पर गए तो कोई भी ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तब वो इन्वेस्टिगेशन टीम को मना नहीं कर सकते या उनके ऑर्डर्स को मना नहीं कर सकते क्योंकि आखिरकार उन्हें करना तो पड़ेगा ही, वरना कुछ दिनों में उनका शहर ही फ्लैट हो जाएगा और उन्हें ज़ॉम्बी से बचाएगा कौन। इन्वेस्टिगेशन टीम ईस्ट आर्मी बेस के पास पहुंच जाती है। वो उसके बेस से 5 किलोमीटर दूर एक हाइट पर रुकते हैं जहां से वो पूरे एरिया को अच्छे से देख सकते थे। अर्जुन वहां पर अपने चश्मे को टच करता है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये सुना था कि ज़ॉम्बीज और चूहे उनके बेसिस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो खुद देखना चाहते थे कि यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, क्या वो सच बोल रहे थे। और वो देखते हैं कि वो सब ज़ॉम्बीज का वेट कर रहे थे और वहाँ पर ज़ॉम्बीज आ गए थे। तभी उनमें से एक जो वायरस एक्सपर्ट थी वो खाना गर्म करती है और सबको खाना देती है। दूसरी तरफ दूसरा वायरस एक्सपर्ट अपने लैपटॉप पर था और वो पूरे शहर का मैप देख रहा था और वो अभी भी देख रहा था कि ज़ॉम्बीज ईस्ट आर्मी बेस पर अटैक कर रहे थे। और वो सबको पता था कि ज़ॉम्बी किंग एक लिमिट था कि ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। वो कितने ज़ॉम्बीज को एक टाइम पे कंट्रोल कर सकता है उसकी एक तो लिमिट है और शायद वो इतनी जल्दी ज़ॉम्बीज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जितनी जल्दी हम सोच रहे थे। और इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं और हम इस बात का ही फायदा उठा सकते हैं कि इतने सारे ज़ॉम्बीज ईस्ट आर्मी बेस और बाकी बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। हम मौका देखकर उनके मेन बेस पर अटैक कर सकते हैं। अगर हम इस टाइम पर ज़ॉम्बी किंग पर अटैक करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि वो सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करे या खुद को बचाए और उसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा केओटिक हो जाएगी जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और इस टाइम तक अर्जुन अपना खाना खत्म कर चुका था। सारे सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाओ और पूरी टीम को याद दिलाता है कि अमन की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अंडरग्राउंड बहुत सारे ब्रॉन्ज ज़ॉम्बीज हैं जो कि ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ वहाँ पर ज़ॉम्बी किंग होगा जिसकी पावर के बारे में हमें कुछ नहीं पता। और ये सुनते ही कबीर जो कि पूरी टीम का वॉर हेड है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि फाइनली मुझे लड़ने का मौका मिलेगा। ये मरे हुए लोग हमें वैसे भी कोई थ्रेट पोज नहीं करते और अभी तो उनका मेन बेस खतरे में है क्योंकि उनके सारे ज़ॉम्बीज बाहर है और अब तुम्हें देखने का मौका मिलेगा कि मैं एक बार में कितने सारे ज़ॉम्बीज को मार सकता हूँ। लेकिन इस टाइम पर उनकी वाइस कैप्टन गुस्सा हो जाते और कहती है कि बकवास मत करो, हम यहाँ पर ज़ॉम्बी किंग को मारने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। ना तो अपनी पावर्स को ज्यादा फ्लैश तरीके से दिखाना है ना ही ज़ॉम्बीज को मारना है, सिर्फ ज़ॉम्बी किंग को मारना है। जब तक ज़ॉम्बी किंग नहीं मरेगा तो सारे ज़ॉम्बीज को मारकर क्या फायदा होगा।